हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि व्हाई मनी इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो वो चीजें हमें क्लियर हो गई, हमें चैप्टर की थीम समझ में आ गई थी, एक बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आ गया था। अब अगर बात करते हैं तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी की बात करते हैं। तो देखिए, मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर ट्रांजेक्शन यूज किया जाता है, ये हम पिछले वीडियो में हेंस प्रूफ कर चुके हैं। अब लेकिन सवाल आता है कि व्हाट वाज द सिचुएशन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मनी। तो ये भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो आज जो आप मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी देख रहे हैं ना, करेंसी देख रहे हैं, कॉइन्स देख रहे हैं, ये हमेशा से ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते थे। पहले क्या इस्तेमाल किया जाता था? तो पहले जैसे आप देखेंगे कैटल्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था, ग्रेन्स का इस्तेमाल किया जाता था। मेरे पास 50 गाय हैं, वो 50 गाय मैंने किसी को दे दी, बदले में उससे गेहूं ले लिया। देखो ऐसे ट्रांजेक्शन होते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, देखो उस समय इंसान की ज्यादा जरूरतें भी नहीं होती थी। ह्यूमन बींग्स का मोटिव ही एक होता था, बस सरवाइव कर जाएं। आज पैदा हुए हैं, आज सुबह उठे हैं, तो आज के खाने की चिंता है, बस शाम के शाम में समझी जाएगी, कल की कल को समझी जाएगी। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन ग्रो करते चले गई तो कॉम्प्लेक्स होती गई चीजें। ठीक है, फिर क्या है, फिर इन्वेंशन हुआ, तो किसी को इन्वेंट हुआ, किसी को ऐसा आइडिया है कि यार ट्रांजेक्शन में, बार्टर सिस्टम में लिमिटेशन है, कुछ मनी जैसा इन्वेंट कर दिया जाए। तो वो ग्रेन्स का इस्तेमाल होता था, कैटल्स का इस्तेमाल होता था, फिर धीरे से प्रीशियस मेटल्स का इस्तेमाल होना चालू हो गया। प्रीशियस मेटल्स मतलब क्या है कि फिर सोने चांदी के सिक्कों का इस्तेमाल हुआ। क्यों? क्योंकि सोने चांदी की अपने आप में वैल्यू थी, वो प्रीशियस मेटल थे। फिर क्या है, आज आप जैसे देख रहे हो, तो आज आपको क्या देखने को मिलता है? पेपर नोट देखने को मिलता है। अब पेपर की अपने आप में कोई वैल्यू है क्या? नहीं है, लेकिन उसे ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? तो इस सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो, तो इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। अगर आगे बढ़े हम, तो हमारे पास में ये कहानी आती है क्या, व्हाट आर द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। तो करेंसी इज वन ऑफ द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। करेंसी इज वन ऑफ द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में पेपर नोट्स और करेंसी जो है ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। पेपर नोट और करेंसी नहीं, पेपर नोट और यहां पे क्या आ जाएगा, पेपर नोट और कॉइन आ जाएगा। ठीक है, यहां पे हम क्या कर सकते हैं, कॉइन कर सकते हैं, कॉइन। तो व्हाट आर द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। तो करेंसी है, करेंसी में जैसे पेपर नोट्स हो गए, कॉइन्स हो गए। अब आपको एक इशू यहां पे नजर आ रहा होगा, क्या कि जैसे चलो पहले जो करेंसी की तरह, पहले जिस चीज को मनी की तरह इस्तेमाल किया जाता था, कैटल्स वगैरह, तो वो हमारे यूज की चीज थी, इसके लिए हम उसके बदले में सामान दे देते थे या ले लेते थे। ठीक है, प्रीशियस मेटल की अपने आप में वैल्यू होती थी। लेकिन जो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में करेंसी की आप बात कर रहे हो ना, तो करेंसी की अपने आप में क्या वैल्यू है? ठीक है, इशू यही है कि मॉडर्न करेंसी इज नॉट मेड ऑफ प्रीशियस मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। अब जैसे हिस्ट्री में आपने पढ़ा क्या कि पहले गोल्ड के कॉइन्स होते थे, सिल्वर के कॉइन होते थे, तो उनकी अपने आप में वैल्यू थी। चलो उस पर 1 रुपया लिखा है, तो 1 रुपया कोई ना भी दे, लेकिन वो सोना है, सोने की तो आप वैल्यू दोगे ना हमें। ठीक, तो इस कारण से क्या है कि पहले प्रीशियस मेटल्स के कॉइन होते थे, वो करेंसी की तरह इस्तेमाल किए जाते थे, कि उनके लोगों को विश्वास रहता था कि यार चलो कोई इससे बदले में सामान नहीं भी देगा, तो ये सोना तो है, सोने के बदले में सामान दे देगा वो मुझे, सोने का सिक्का है ना। तो पहले लोग ऐसा बिलीव रखते थे। ठीक है, ग्रेन्स और कैटल्स की बात करें तो वो एवरीडे यूज की चीज थी, तो उससे ट्रांजेक्शन हो जाता था बार्टर एक्सचेंज में। ठीक है, लेकिन अगर मॉडर्न करेंसी को देखोगे ना, तो मॉडर्न करेंसी का तो अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन, उसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं हम। सवाल आता है क्यों? ठीक है, तो अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यहां पे इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान देना कि ये जितनी भी चीज बताई मैंने आपको, जैसे क्या बताई, मैंने आपको क्या बताया, जैसे कि प्रीशियस मेटल है, तो प्रीशियस मेटल की इंट्रिंसिक वैल्यू, उसके अपने आप में वैल्यू है कुछ। ठीक है, लेकिन जो मॉडर्न करेंसी है ना, मॉडर्न करेंसी मतलब पेपर नोट है, वो 20 पैसे का पेपर होगा, लेकिन उस पर 2000 लिखा है, तो चल रहा है भक्का भूर 2000 का नोट। ठीक है, तो यहां जैसे अगर आप देखोगे तो जो 2000 का नोट है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं है, उसकी क्या है, उसकी फिएट वैल्यू है। ठीक है, उसकी फिएट वैल्यू है। जैसे अगर आप देखोगे तो उसके अंदर छुपी हुई वैल्यू, छुपी वैल्यू क्या है कि अब चलो फॉर एग्जांपल मैंने आपको अगर आज एक बड़ा सा मतलब एक पेपर का टुकड़ा लिया, जितना 2000 का नोट आता है उससे बड़ा टुकड़ा लिया, उस पर बढ़िया सजा के 2000 लिख दिया और दे दूंगा, आप एक्सेप्ट करोगे क्या? नहीं करोगे। ठीक है, आप नहीं करोगे, मेरा साइन करके दे दूंगा बस, तो भी करोगे क्या? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि वो जिसे आप मनी मान के चल रहे हो, वो मनी आपके या मेरे लिख देने से नहीं बना है, वो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया है। एक बार चीजें समेटे हम, देखो कैसे है। तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में करेंसी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, लेकिन आज के समय में जिस चीज का मॉडर्न करेंसी में जो पेपर नोट और कॉइन आते हैं ना, तो पेपर नोट और कॉइन के साथ समस्या यह है कि ना तो वो प्रीशियस मेटल की तरह प्रीशियस है, ना वो एवरीडे यूज की चीज है, उसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, वो फिएट वैल्यू कैरी करता है। पेपर है, आप फाड़ के भी फेंक सकते हो जैसे दूसरे पेपर फाड़ते हो, लेकिन नहीं फाड़ते हो। क्यों? तो सवाल यही है कि देन व्हाई इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो उसे एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह एक्सेप्ट करा क्यों जाता है? ठीक है, तो उसे एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह एक्सेप्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि क्या है, क्योंकि अगर आप समझोगे ना,
तो इट इज इशूड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बिकॉज इट इज ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट ऑफ कंट्री ने उसे ऑथोराइज किया है, इस कारण से उसकी वैल्यू है। समझ में आया उसकी वैल्यू क्यों है? क्योंकि उसे गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री ने ऑथोराइज किया है। इट इज बीइंग ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। मतलब आप जिस देश में रह रहे हो तो उस देश की सरकार ने उस चीज को बोला कि बेफिक्र होकर ले लो, कागज का टुकड़ा है तो क्या हुआ, मेरा साइन है उस पर, मेरा इन द सेंस कि गवर्नमेंट का साइन है। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर का। एक होमवर्क क्वेश्चन दूं, बताना मुझे कि आरबीआई के गवर्नर कौन है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, एट प्रेजेंट अभी की स्थिति में 2021 में कौन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अच्छा खैर सुनो, अब क्या होता है ना, जब हम डिटेल में पढ़ते हैं चीजें तो दो एडवांटेज है। दो एडवांटेज क्या है कि मैं आपको एक तो सब कुछ डिटेल में बता देता हूं, दूसरी चीज मैं आपको हर एंगल दिखाते चलूंगा, देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो अब यहां पे अगर सवाल ये आ जाता है आपका कि मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, विच इंक्लूड्स करेंसी, करेंसी डू नॉट हैव द वैल्यू ऑफ इट्स ओन, still it is accepted as the medium of exchange. Why? ठीक है, why currency which do not have value of its own, which do not have any intrinsic value is accepted as the medium of exchange. तो करेंसी को आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों मान रहे हो? तो सवाल सीधा सा है, क्या मतलब इस सवाल का जवाब सीधा सा है, बिकॉज इट इज ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। तो गवर्नमेंट जो है, देश की सरकार जो है, उसने उसे ऑथोराइज किया है। सरकार के बिहाफ पे कौन करता है? तो हु इज ऑथोराइजिंग दी मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, या फिर कह सकते हैं हु इज ऑथोराइजिंग द करेंसी इन द कंट्री? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में क्या देख रहे हैं? इट इज ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑथोराइजिंग दोज पेपर नोट्स, ठीक है, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो वही वाली बात है कि मैं अगर एक सुंदर सी ड्राइंग, सब कुछ ऐसा ही दूंगा, गांधी जी भी बनाऊंगा, उस पर 100 भी लिखूंगा, सब कुछ, तो भी अगर आपको नोट दूंगा आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, लेकिन ये जो नोट ऐसा वाला आएगा ना, ये एक्सेप्ट कर लोगे आप। ठीक है, क्यों एक्सेप्ट कर लोगे? क्योंकि इट इज ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इशूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। आगे ना समझ में? तो किसी को साइन करके पेपर पे लिख के मत देना, जेल हो जाएगी आपको। तो गवर्नमेंट के अलावा नकली नोट, हम जो बोलते हैं नकली नोट क्यों है? नकली में भी सेम टू सेम बना देंगे, लेकिन फिर भी नकली है वो। क्यों नकली है? इसलिए क्योंकि वो किसी और ने इशू किया, गवर्नमेंट ने इशू नहीं किया, गवर्नमेंट की गिनती में गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, वो कारण होता है। आप कहीं भी दुकान पे जाओगे तो नकली और असली इसलिए देखा जा सकता है। ठीक, तो नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रूपी। अब ये चीज भी आपको समझना होगा कि हमारा कॉन्फिडेंस उस पेपर के नोट में इसीलिए रहता है, हम उसे मनी की तरह इसीलिए मानते हैं क्योंकि गवर्नमेंट बोल रही है कि ये हमने इशू कर दिया है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसे इस्तेमाल किया जाएगा, और कोई और इसे इशू नहीं करेगा तो नकली बन नहीं सकता है। और दूसरी चीज क्या है कि अगर कोई इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, तो उसके ऊपर भी लीगल एक्शन ली जा सकती है। मतलब फॉर एग्जांपल ये हो गया, आप किसी का दिमाग ऐसा चल गया, किसी ने टॉपिक, ये वीडियो देख लिया मेरा, उसने सोचा हाँ यार क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, ये तो फेट वैल्यू है, पेपर का नोट ही तो है, मैं तो इससे अच्छा लोगों से बोलूंगा कि आप मुझे सोना लाके दो तो ही सामान दूंगा। ठीक है, और वो दुकान पे अपनी बैठा है, आप सामान देने गए, आप सामान लेने गए, आपने सामान ले लिया, उसको पैसे दे रहे हो तो बोल रहा नहीं नहीं इसकी पेपर के नोट की कोई वैल्यू नहीं है, तो आप तो ऐसा बोलोगे कि अब क्या करूं मैं। तो इसीलिए क्या है, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज। इन इंडिया की बात की जा रही है। अब आप अमेरिका पहुंच गए और 10 रुपए का नोट दे रहे हो तो अमेरिका में मना बोल देंगे वो, क्यों? क्योंकि वो वहां की गवर्नमेंट के द्वारा जो इशूड करेंसी रहेगी उसे एक्सेप्ट करेंगे ना, वो केस रहता है। तो नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपीज। ठीक है, तो रुपीज को यहां पे क्या है, लीगल बैकिंग मिली है, कंट्री के अंदर लीगल बैकिंग मिली है, उसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इशू किया है। तो अब जब इतने सारे प्लस पॉइंट्स हैं तो दिखती बात है कि वो पेपर का हो, कपड़े का हो, हवा में हो ना हो, डिजिटल पेमेंट हो, ठीक है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इट इज बीइंग ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। इज दैट क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? कंसेप्ट समझ में आ गया ना? क्वेश्चन भी समझ में आ गया कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में करेंसी आता है, करेंसी की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, पेपर नोट है, लेकिन स्टिल इट इज एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टिल इट इज एक्सेप्टेड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। व्हाई? तो दिस इज द रीजन, दीज आर द रीजंस। समझ में आ गया ना? लिखोगे एक आंसर सुंदर सा 3 नंबर में बन सकता है, 2 नंबर में बन सकता है, किसी भी तरह से क्वेश्चन बने, लेकिन आंसर बनना चाहिए आपको। तो साथ ही साथ मैं क्वेश्चन भी बताते चल रहा हूं। क्लियर हुआ? अब देखो क्या है, तो करेंसी तो एक तरह का मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है। दूसरा अगर जैसे देखोगे मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में दूसरा एक और जो एग्जांपल है वो क्या है, दूसरा है डिपॉजिट्स विथ बैंक। डिपॉजिट्स विथ बैंक भी पैसा है, मतलब कि डिपॉजिट्स विथ बैंक पीपल हैव इज आल्सो अ टाइप ऑफ मनी। आपके बैंक अकाउंट में अगर मान लो 2 लाख रुपए हैं तो वो क्या है, वो भी आपका एक क्या हो गया, एक तरह का पैसा ही हो गया ना। ऐसा दिख नहीं रहा है, हार्ड कैश जो रहता है जेब में रख के घूम सकते हो, लेकिन वो बैंक जेब में रख के नहीं घूमोगे, वो बैंक में आपका पैसा रखा हुआ, वो भी आपका ही पैसा है। ठीक है, क्वेश्चन यही है कि सर लोग जमा करते क्यों है पैसा? लोग जमा इसलिए करते क्योंकि उसके एडवांटेजेस है, समझाता हूं। सबसे पहली चीज तो क्या है कि जैसे मान लो कि सैलरी मिली, आपको मिली, ठीक है, अब जो सैलरी मिली तो सैलरी का एक ही हिस्सा आप खर्च करोगे ना,
तो अब क्या करोगे, बाकी जो बचा हुआ एक्स्ट्रा कैश है आपके पास, उस एक्स्ट्रा कैश को घर में रखोगे, चोरी होगी तो ठीक है। अब लोग घबरा गए होंगे कि फटाफट पापा आप तो पैसे जमा करके आ जाओ बैंक में, नहीं ठीक है। तो एक्स्ट्रा कैश जो है घर में रखने से कोई एडवांटेज नहीं है, उल्टा थ्रेट है कि घूम गया, चोरी हो गई, आग लग गई, कुछ भी हो गया, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं लोग, जो अपने पास एक्स्ट्रा कैश रहते हैं, ठीक है, तो पीपल डिपॉजिट इट विद बैंक, ठीक है। अब क्या करते हैं लोग बैंक में अपना एक अकाउंट खुलवाते हैं बढ़िया सा, ठीक है, और जो बैंक पसंद आती है उसमें खुलवा लो। तो वो बैंक में अकाउंट खुलवाने के बाद क्या करोगे, आप अपना पैसा उस बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दोगे, ठीक है, बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दोगे। सवाल, हमारा पैसा है, हम क्यों देने जाए बैंक वालों को, ठीक है। तो उसका एडवांटेज है क्या कि बैंक्स पे एन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट। तो जो आपने पैसा बैंक में रखा है ना, बैंक क्या बोलेगा कि आप पैसा हमें दो, हम आपको और बढ़ा के देंगे पैसा। बैंक मतलब उनके पास इधर से ऐसी कोई स्कीम है क्या, इधर से पैसा डालो उधर से बढ़ाओ के निकलेगा, नहीं, स्कीम है, वो स्कीम अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये जो सवाल है ना कि लोग बैंक में पैसे क्यों डिपॉजिट करते हैं, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी चीज ये है कि हम डिपॉजिट विद बैंक जो है वो हमारा ही पैसा है, हम बैंक में डिपॉजिट कर दे रहे हैं। बैंक में डिपॉजिट करने का एडवांटेज, क्वेश्चन ही बनता है कि व्हाई पीपल डिपॉजिट देयर मनी इन बैंक, ठीक है, क्वेश्चन एक ये बन जाएगा यहाँ पे। तो बैंक पे एन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट। आपने अगर 100 रुपए रखे हैं तो आपको एक साल बाद क्या है 103 रुपए लौटाएगी बैंक, ठीक है। तो बढ़ गया ना पैसा आपका, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, बैंक पे एन अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट्स, पीपल्स मनी इज सेफ, घर में चोरी हो जाएगा, ठीक है, तो आप रिपोर्ट ही लिखवा सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। बैंक में आपका पैसा सेफ है, बैंक अगर, अब वो बात अलग है कि माल्या लेके भाग जाए तो उसमें फिर कोई मतलब कह सकते हैं एक तरह से क्या है कि वो एक्सेप्शनल केसेस हो जाते हैं, लेकिन बैंक में क्या है, वहां एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है बंदूक लेके, तो बैंक में आपका पैसा रिलेटिवली सेफ है आपके घर की अपेक्षा। फिर क्या है, पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविजन टू विड्रॉ मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर। और फिर क्या है, ऐसा नहीं कि आपका पैसा आपने बैंक में जमा कर दिया तो बैंक वालों ने ताला लगा के रख दिया कि निकालने नहीं देंगे जब तक हमारी इच्छा नहीं होगी। आप आपका पैसा निकाल सकते हो कब, जब आपकी जरूरत हो, जब आपकी डिमांड हो, ठीक है, डिमांड हो। तो मनी डिपॉजिटेड विद बैंक कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड। अब जब आप अपनी डिमांड पे उसे विड्रॉ कर सकते हो, निकाल सकते हो, जैसे एटीएम से पैसे निकाल लेते हैं हम, बैंक में जाके पैसे निकाल लेते हैं ना, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, उन्हें डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं। आ गया समझ में। तो व्हाट आर दी मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में आपने क्या देखा, करेंसी, करेंसी के साथ साथ में डिपॉजिट्स विद बैंक which can be withdrawn on our demands, therefore they are known as demand deposits, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट्स कहा जाता है कि जब आपकी डिमांड हो तब आप निकाल लो, ठीक है। अब डिमांड डिपॉजिट क्या है, दी मनी, योर मनी विच इज डिपॉजिटेड विद द बैंक, सिंपल सी चीज, एंड विच कैन बी विड्रॉन ऑन योर डिमांड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये डिमांड डिपॉजिट हो गया। अब डिमांड डिपॉजिट ऑफर्स अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी। चेक जो होता है ना, वो एक अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी है जो डिमांड डिपॉजिट्स पे आपको ऑफर की जाती है। चेक क्या होता है, चेक कितने लोगों ने देखा है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना कितने लोगों को चेक का एक आइडिया था इस वीडियो को देखने से पहले, और नहीं था तो मैं आज आपको चेक बहुत अच्छी तरह से समझा दूंगा, ठीक है। चेक को चेक करते हैं मन। तो देखो क्या है, अब आपका पैसा है बैंक में, तो वो पैसा आप ही का है, सेफ है, इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर, आप एक इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो। लेकिन आपको जब जरूरत पड़ती तो आप क्या करते हो, बैंक में जाके ऑन योर डिमांड यू कैन विड्रॉ दैट, देयरफॉर इट इज नोन एज डिमांड डिपॉजिट। अब क्या हो रहा है, डिमांड डिपॉजिट एक और इंटरेस्टिंग फैसिलिटीज को ऑफर करता है। आपको डर है कि मैं बैंक में जाके पैसा निकालूंगा ना, तो पैसा निकालूंगा तो पैसा निकाल के जब घर आऊंगा वापस तो रास्ते में गुंडे मिल जाएंगे, छुड़ा लेंगे, तो कुछ ऐसी व्यवस्था है कि मैं कैश रखूं ही ना अपने पास, ठीक है। तो डिमांड डिपॉजिट पे एक इंटरेस्टिंग फैसिलिटी होती है चेक की, ठीक है। तो एक चेकबुक इशू की जाती है आपको, और वो चेकबुक का काम क्या होता है, चेकबुक का काम ये होता है कि वो आप एक पेपर नोट है, एक तरह का कह सकते हैं, एक पेपर है जो इंस्ट्रक्ट कर देता है बैंक को कि भैया मेरे नाम से कोई पैसा लेने आएगा ना तो उसे पैसा दे देना। अब आपका नाम तो मुझे भी पता है, मैं आपके नाम से चलेगा निकलवा लिया तो एक प्रूफ जो रहेगा, एक पेपर प्रूफ जो रहेगा, वो चेक के रूप में आपको देखने को मिल सकता है। तो चेक की डेफिनेशन 1 मार्क्स में इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपकी पीरियोडिक टेस्ट में पूछी जा सकती है, ठीक है। तो अगर जैसे हम यहां देखें तो अ चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन्स अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड, ठीक है। देखो बहुत सारी चीजें आ गई यहां पे, क्या है, चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक, ठीक है, टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन्स अकाउंट, ठीक है। मतलब क्या है कि जिसका अकाउंट है, आपका अकाउंट है बैंक में, तो आपके अकाउंट, मेरे अकाउंट से थोड़ी पैसा निकालेंगे, आपका अकाउंट है तो आपके अकाउंट से निकालेंगे, तो आपके अकाउंट से पैसा निकाल सके, इस इंस्ट्रक्शन को देने के लिए एक पेपर है, ठीक है, एक पेपर है, ठीक है, टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड। किसे देना है पैसा, जिसके नाम पे चेक इशू किया गया है, ठीक है। यहां पे 2 लोग हो गए, एक आपका अकाउंट है बैंक में, ठीक है, आपके पास चेकबुक है, चेकबुक में एक पेपर है जिस पेपर पे आप इंस्ट्रक्शंस दे देंगे कि भैया
जो इंसान है, मतलब मुझे दे देना पैसा, ठीक है। तो जो इंसान है उसे कितना पैसा देना है, उसे जितना भी पैसा देना है उतने पैसा आपने लिख दिया, उस इंसान का नाम लिख दिया दिगराज सिंह राजपूत, और आपने वो चेक मुझे दे दिया। तो मैं बैंक में जाऊंगा ना, तो बैंक को पता है कि हमारे पास में डिपॉजिट है आपका, ठीक है। आपका नाम क्या है? आपका नाम आपका नाम कुछ भी रख देते हैं, चलो ठीक है। तो आपने आपके बैंक अकाउंट से मुझे पैसे निकालने की परमिशन दे दी, और परमिशन चेक के थ्रू दी है। तो चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन्स अकाउंट टू दी पर्सन इन हुज नेम दी चेक हैज बीन इशूड। इसके एडवांटेज क्या अभी समझाऊंगा, लेकिन उसके पहले चेक समझ लो। देखो क्या है, तो आप ही की बुक का है, अगर यहां क्लियर नहीं हो रहा तो बुक खोल लो। अब जैसे अगर आप देखोगे ना, तो चेक में क्या हो रहा है, चेक में आपको एक पेपर रहेगा, ये अब ये किस भारतीय स्टेट बैंक का है, तो यहाँ पे ब्रांच कोड, IFSC नंबर वगैरह ये सारी चीजें मिल जाती है, किस बैंक का चेकबुक है वो एक डिटेल हो जाती है। फिर क्या है, अकाउंट नंबर, तो ये अकाउंट नंबर किसका है पता है, तो एक मिनट, ये लो दिख नहीं रहा होगा ना, तो ये वाला जो अकाउंट नंबर है, ये वाला अकाउंट नंबर है आपका, ठीक है। आपके अकाउंट में से पैसे निकलना है ना, आपकी चेकबुक है तो आपका अकाउंट नंबर होगा। फिर क्या होता है, फिर ये अकाउंट नंबर यहां आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे जो स्पेस रहती है ना, ये वाली स्पेस, ठीक है, यहां पे ये वाली स्पेस है, ये प्रेम कुमार। अब प्रेम कुमार कौन है, तो प्रेम कुमार मतलब जिस इंसान को चेक दिया जा रहा है, जिस इंसान को बोला गया है ना कि इन द टू दी पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड, तो यहां पे दिगराज सिंह राजपूत भी लिख सकते हो, बुराई नहीं है कुछ, ठीक है। तो मुझे पैसे मिल जाएंगे। तो इस तरह से क्या है कि प्रेम कुमार जो है, तो प्रेम कुमार वो इंसान है जिसे पैसा दिया जा रहा है, प्रेम कुमार, ठीक है। तो ये क्या हो गया, किसको पे करना है, रुपीस, कितना पैसा पे करना है वो भी यहां लिखा है, तो 57,000 ओनली, ठीक है, 57,000 ओनली, तो 57,000 यहां लिख दिया कि कितना पैसा यहां पे पे करना है आपको, ठीक है, कितना पैसा पे करना है, ये 57,000 रुपीज यहां पे लिख दिया। फिर उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है, देखो, तो ये एक चेक नंबर होता है, चेक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा चेक नंबर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांजेक्शन्स को सेटल करने में, जब चेक का इस्तेमाल किया जाता है। तो चेक पे चेक नंबर होता है, और कोडिंग यूज्ड बाय बैंक्स, तो इसमें हमें सिर नहीं लड़ाना है, वो बैंक का काम है, ठीक। तो ये क्या होता है, ये एक पेपर है जिसपे आपने क्या दे दी, पूरे इंस्ट्रक्शंस दे दिए, आगे ना समझा। चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग। अब वो ऐसा तो नहीं कि पेपर जाके खुद बोलेगा कैशियर से कि भैया भैया इनके बैंक अकाउंट में से इतना पैसा निकाल दो, उस पर आपने सारे इंस्ट्रक्शंस लिख दिए। तो क्या क्या इंस्ट्रक्शन होंगे, किसे दिया जा रहा है उसका नाम, जिसके अकाउंट से दिया जा रहा है उसका अकाउंट नंबर, अमाउंट कितना है, ठीक है, रेफरेंस के लिए क्या है, एक चेक नंबर रहता है कि चेक नंबर कौन सा था। फिर उसके अलावा क्या रहता है कि जिसका अकाउंट है ना उसके साइन, आपने मूवीज में नहीं देखा धोखाधड़ी हो जाती है, नकली साइन बना देते हैं, ठीक। तो उस तरह से क्या है, उस तरह से साइन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो जो अकाउंट होल्डर है, जिसके अकाउंट से पैसा निकलना है, तो उसकी हाँ आपको कैसे समझ में आएगी, उसकी हाँ समझ में आएगी जब उसका साइन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे आपका अगर अकाउंट है तो आपका साइन होगा यहाँ पे, ये ठीक है। इतनी सारी चीजें आपको क्या देखने को मिलती है, इतनी सारी चीजें आपको देखने को मिलती है किसमें, चेक में देखने को मिलती है। अब देखो क्या है, तो डिमांड डिपॉजिट्स जो है, डिमांड डिपॉजिट्स जो है वो क्या है, वो एक तरह का पैसा है, ठीक है। अब वो डिमांड डिपॉजिट पैसा है, वो डिमांड डिपॉजिट इसलिए क्योंकि इट कैन बी विड्रॉन ऑन योर डिमांड, ठीक है। अब क्या होता है, उस डिमांड डिपॉजिट को सेटल, मतलब उस डिमांड डिपॉजिट से पैसा निकालने के लिए चेक एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट की तरह रोल प्ले करता है। एक पेपर है विच इज इंस्ट्रक्टिंग द पर्सन टू विड्रॉ द अमाउंट, ठीक है, इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे स्पेसिफिक अमाउंट, ठीक है, फ्रॉम दी पर्सन हुज अकाउंट इज देयर इन दी बैंक, ठीक है, टू दी पर्सन इन हुज नेम दी चेक हैज बीन इशूड। ये डेफिनेशन ध्यान रख लेना। अब इसका एडवांटेज क्या है पता है, एडवांटेज ये है कि आप बिना कैश के ट्रांजैक्शन को सेटल कर सकते हो। मतलब क्या होता है, अगर मान लो चेक जैसी चीज नहीं होती, तो मुझे अगर किसी को पैसा देना है तो मैं बैंक में जाता, पैसा निकालता, वो कैश अपने घर लेके आता, चोरी हो जाता तो, ठीक है, और फिर वापस किसी को कैश से देता और वो इंसान वापस जाके बैंक में डिपॉजिट करता, ठीक है। तो इतनी पूरी प्रोसेस को हटाने के लिए चेक सिंपल सी चीज है कि एक पेपर से इंस्ट्रक्ट कर दो, एक पेपर से इंस्ट्रक्ट कर दो। तो चेक भी दो तरह के होते हैं, मतलब चेक एक ही तरह का होता है। मान लो कि तुम बोल रहे नहीं मेरा तो बैंक अकाउंट ही नहीं है, ठीक है, मुझे तो हाथ में ही पैसे चाहिए, तो मैं इतना सारा लिख के दे दूंगा, ठीक है, इतना सारा लिख के दे दूंगा, आप बैंक में जाओ, बैंक वाले आपको पैसा दे देंगे, ठीक है। मैं नहीं गया बैंक में, मुझे पैसा नहीं निकालना पड़ा, मेरे बिहाफ पे मैंने मतलब इंस्ट्रक्ट कर दिया, बैंक ने आपको मेरे अकाउंट में से पैसे निकाल के दे दिए कैश। अब मान लो क्या मैं ये चाह रहा हूं कि नहीं कैश का तो ट्रांजेक्शन ही ना हो, हम तो मेरे अकाउंट से पैसा आपके अकाउंट में चले जाए, तो उड़ के तो जाएगा नहीं, ठीक है। और मान लो कि आप बोलोगे सर यूपीआई कर देंगे ना, वो एक अलग तरीका होता है, ठीक है। लेकिन आपकी जब ये एनसीईआरटी लिखी गई थी तब इतना डेवलप्ड नहीं था ऑनलाइन पेमेंट, तब क्या होता था, तब जैसे बैंक से बैंक में पैसा पहुंचाना है तो आप चेक के थ्रू इंस्ट्रक्ट कर देते हो, चेक के थ्रू इंस्ट्रक्ट कर देते हो और यहां पे लिख देते हो अकाउंट पे ही, अकाउंट पे ही लिखना नहीं होता है, सिर्फ 2 लाइन, ठीक है। तो जैसे ये एक चेकबुक है ना, चेकबुक का एक पेज है, तो उस पे आप ऐसे कोने पे 2 लाइन खींच दोगे ना, तो ऐसे इशारा कर देते ना अपन कभी कभी किसी चीज का, तो वैसे इशारा हो गया। ये क्या इशारा हो गया कि आपने बैंक को बोल दिया कि दिस the amount written in this check should be transferred into the bank only, कैश मत देना।
रिकॉर्ड रखने के लिए आप क्या करना, रिकॉर्ड रखने के लिए उस पर 2 लाइन खींच देते हो तो वो अकाउंट पे ही चेक बन जाता है। अगर ऐसी 2 लाइन लिखी रहती है, देखो इस चेक पे लिखी है यहाँ, तो वो क्या होगा कि उसका पैसा सीधा अकाउंट में ही जाएगा, कैश नहीं मिलेगा। तो ये चेक क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। उस इंस्ट्रूमेंट का क्या इस्तेमाल होता है वो समझा दिया। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि ट्रांजेक्शन जो है, ठीक है, वो सेटल किए जा सकते हैं विदाउट द यूज ऑफ कैश। आपने पेपर इंस्ट्रक्शन से काम चला लिया है, ठीक है। तो यहां पे हमारे यार टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूं आप क्या क्या सीखे। देखो 2-3 चीजें सीख गए आप कि मनी जो है, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी जो है, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में करेंसी आता है। करेंसी की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी उसे एक्सेप्ट क्यों करते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। और मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में क्या है, डिपॉजिट्स विद बैंक जो है, तो आपका एक्स्ट्रा कैश जो आपने बैंक में रखा वो भी आपका पैसा ही है, ठीक है, आपका पैसा ही। उसमें एक इंटरेस्टिंग फैसिलिटी चेक की होती है, चेक के बारे में हमने पढ़ लिया, चेक पे क्वेश्चन बन सकता है। समझ में आ गया, सारे कोने, मतलब ऐसे होता है ना सारे कोने चित हो जाते हैं, तो वैसे हमने टॉपिक के सारे कोने चित कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में अब हम इंटरेस्टिंग चीज ये पढ़ेंगे कि आखिरकार ये बैंक ऐसा क्या करता है सर, बैंक कि हमारे पैसे डिपॉजिट करता है, संभाल के रखता है, सिक्योरिटी गार्ड को भी रखता है, उसकी भी सैलरी देता है, और उल्टा 100 पे 103 रुपए हमें दे देता है, मतलब सबको फायदा। ऐसा कैसे हो सकता है? तो बैंक जो है पैसों का क्या करता है, बैंक की लोन एक्टिविटी क्या होती है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, समझेंगे। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको क्लियर हुई है। अभी के लिए इस वीडियो को यहां पे समाप्त करते हैं। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल।